नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो पॉलिटिकल कॉरिडोर और मैं हूं अदिति नागर। भारतीय राजनीति को आसान शब्दों में समझाने वाला वो शो जो देश के पॉलिटिकल नजरिए की नब्ज को समझकर आपको समझाता है। क्योंकि राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए हर बार मैं आपके लिए लाती हूं कुछ छोटी छोटी पर्दे के पीछे की कहानियां, जिनको मिलाकर बनती है एक तस्वीर और जिससे आप समझ पाते हैं कि देश की राजनीतिक शास्त्र का कौन सा अध्याय फिलहाल पढ़ा जा रहा है। आज देश में जिस पॉलिटिकल लेसन की बात सबसे ज्यादा हो रही है वो है धर्म और उससे जुड़े वोट बैंक। 1950 के बाद से भारत गणतंत्र बना और जिसने अपनी राजनीतिक व्यवस्था चलाने के लिए लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत या कहें संख्या बल ही आंतरिक निर्णायक साबित होता है और इसी नंबर गेम ने पिछली 17 लोकसभा चुनाव में देश की राजनीतिक ताने बाने को बुना है और जिसमें धर्म ने हथकंडे और का भी काम किया है और जातीय समीकरण ने बारीकी से कड़ाई करने वाली सुई का भी, और दोनों के अपने अलग मायने हैं और महत्व है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भले ही हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष बताया गया, लेकिन देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक धर्म के नाम पर ही होती आई है। राजनीति बार बार धर्म के नाम पर होती है और देश ने कभी धर्म के नाम पर निकलने वाली पैदल यात्राएं देखी तो कभी धर्म के नाम पर निकलने वाली रथ यात्राएं देखी और काफी हद तक इन्हीं यात्राओं ने देश के वोटर के मानस के पटल पर एक वोटिंग का पैटर्न लिख दिया है। इसीलिए कहा गया है कि बीजेपी सवर्णों और हिंदुओं की पार्टी है, कांग्रेस मुस्लिम झुकाव वाली पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी है, एसपी और आरजेडी मुस्लिम झुकाव वाली पार्टी है, एआईएमआईएम की अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय की पार्टी है और वामपंथियों को धर्म विरोधी पार्टी के तौर पर देखा जाता है। अकाली दल को सिख समुदाय की पार्टी माना जाता रहा है। ये फहरिस्त इतनी ही नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग की अगर वेबसाइट पर आप जाएंगे तो तमाम ऐसी पार्टियां भी लिस्टेड हैं जिनका जो संविधान है उसमें वो धर्म के आधार पर ही बना है। इसीलिए देश में तमाम चुनाव ऐसे हो रहे हैं जो धर्म के पक्ष और विपक्ष के सिनेरियो पर लड़े गए हैं। देश के पॉलिटिकल टाइमलाइन को अगर जब आप गौर से देखेंगे तो कुछ ऐसे इंसिडेंट आपको मिलेंगे जो बताते हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म के आधार पर पक्ष विपक्ष की लड़ाई 1989 के बाद से शुरू होती है और जिसकी झलक 1985 के चुनाव में भी मिलती है। अब देखिए, सिख जो सुरक्षा कर्मी द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और देश में सिख धर्म विरोधी लहर उठ चुकी थी। देश भर में सिख विरोधी दंगे फैल गए और 1985 के चुनाव में सहानुभूति की लहर में कांग्रेस जीत गई थी और कांग्रेस ने 404 सीटें हासिल भी की, जो कि आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भले ही ये राजनीतिक प्रयोग एक्सीडेंटल रहा हो, लेकिन ये तय है कि हिट भी था। इसीलिए 1989 के चुनाव में उससे पहले राजीव गांधी ने एक तरफा शाहबानो केस का दांव खेला तो दूसरी तरफ राम मंदिर का ताला खुलवाकर नया मुद्दा दे दिया और यहीं से हिंदूवादी संगठनों ने एक नई राजनीतिक लड़ाई को छेड़ दिया, जिसकी अगुवाई बनी भारतीय जनता पार्टी और लाल कृष्ण आडवाणी और उनकी राम रथ यात्रा। इससे भारतीय राजनीति में नाम दिया जाता है कमंडल, जिसका सफर और जिसका जो साफ साफ असर भी था वो लोकसभा के परिणामों में आपको देखने को मिला था। लोकसभा में बीजेपी ने तीसरी बड़ी पार्टी उस समय बन गई और बीजेपी ने लोकसभा में कम से कम 85 सीटें 85 सीटें जीती। बीजेपी को इस चुनाव में लगभग 83 सीटों का फायदा हुआ और क्योंकि 2 सीटों वाली पार्टी इस वजह से 85 सीटों पर आ पहुंची और इस चुनाव में बीजेपी को करीब, अगर आंकड़ों की बात करें तो लगभग 11.5% वोट भी मिले। अब बीजेपी के इसी प्रदर्शन ने बीजेपी को हिंदुत्ववादी पार्टी का तमगा दे दिया और जिसके बाद से राजनीति के गलियारों में नए नए
नारे तक गढ़े जाने लगे और हिंदूवादी वोटरों में बीजेपी की साख बढ़ने लगी। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और यहीं से एक नई राजनीतिक लड़ाई का रणक्षेत्र तैयार हो गया। हिंदू जो भारत में बहुसंख्यक है, देखिए, और ऐसे में जो हिंदूवादी वोटरों पर राज करेगा, दिल्ली की सत्ता उसी के पास रहेगी। धर्म के इसी दायरे को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने नई नीति अपनाई और वो भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट। वीपी सिंह ने धर्म का जो जोड़ था तोड़ था जातियों के जरिए निकाला और वीपी सिंह ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी। ये रिपोर्ट समाज में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देकर मुख्य धारा में आगे लाने के लिए बनाई गई थी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी नौकरियों से लेकर प्रमोशन और एडमिशन में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 22.5% और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसी कमीशन की रिपोर्ट के बाद से ही देश में धर्म की राजनीति हटकर जातियों की राजनीति में सक्रिय हो गई थी पूरी राजनीति और जिसके बाद हिंदी भाषी राज्यों में अलग अलग जातियों के अलग अलग क्षत्रप तैयार हो गए। और इससे हुआ क्या, जैसे मुलायम सिंह यादव ओबीसी के नेता हो गए, तो कांसीराम और मायावती दलितों को उन्होंने अपना लिया, दलितों ने उनको अपना लिया। बिहार में यादव समाज लालू यादव से जुड़ा तो महादलित नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो गया। देश की राजनीति में जातीय समीकरण वाली रणनीति 25 साल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई और इसीलिए देश में 6 बार गठबंधन की सरकार देखी। क्षेत्रीय क्षत्रपों ने अपनी अपनी सीट के जरिए सरकार बनाने के लिए किंग मेकर की भूमिका हमेशा निभाते रहे। अब 2000 के बाद और 2014 से पहली बार जब 2000 के बाद से 2014 में पहली बार जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अकेले दम पर बहुमत हासिल किया। नरेंद्र मोदी को हिंदूवादी विचारधारा का चेहरा माना गया और पीएम मोदी ने राजनीति को एक बार फिर से जातियों से बाहर निकालकर, जातियों के बंधन से निकालकर 2014 के बाद राजनीति फिर एक बार राष्ट्रवाद और धर्म के स्तर पर पहुंचा दी। 2014 में बीजेपी को सभी जातियों के साथ मिला और जिसका बीजेपी को जो तमाम जातियां जो अभी तक एक खेमे में बटी हुई थी, अलग अलग नेताओं के साथ बटी थी, 2014 में ये देखा गया कि जाति से ऊपर उठकर वोट किया गया है और जिससे जाहिर तौर पे ये बताया कि देश ने जातियों से ऊपर उठ के वोट किया था। 2014 के साल के बाद देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर उनको बांटा, वोट बैंक को बांटा गया था, जिसका एहसास हर एक राजनीतिक पार्टी को था। कभी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने या उनके नाम पे जातियों में दीवार खड़ी करना या उनको बांटना, उनका वोट बैंक बांटना, लेकिन अब धर्म के साथ साथ राष्ट्रवाद के नाम पर एक होता नजर आ रही है। वो पूरी जातियों को जो अलग अलग तरीके से बांटा गया था, अब वो धर्म के राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट हो गए और जिसका बहुत सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है और इसका कोई भी नकार नहीं सकता, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि पिछले 9 सालों में देश की प्रतिनिधित्व करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी अपनी आध्यात्मिकता के साथ साथ अपने हिंदुत्व होने में कभी उनको उस चीज़ को, उस कैरेक्टरिस्टिक को छुपाने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो भगवान शंकर की नगरी काशी को चुना अपनी संसदीय सीट के रूप में और आपको याद होगा कि उनका पहला भाषण था जब उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। यहीं से बीजेपी की पार्टी की लाइन साथ तय होती है और उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुत्व की प्रबल रेखा भी खींची और जिसकी चमक 2014 के चुनाव के साथ साथ 2019 के चुनाव में भी देखने को मिली और ज़्यादा तीखी हो गई वो प्रबल लाइन। हिंदी भाषा में एक कहावत है, एक साधे सब साधे सब जाए, और इस फोकस पर प्रधानमंत्री मोदी ने काम किया। उन्होंने राष्ट्रवाद के हिंदुत्व एजेंडे को आगे रखकर विकास का मॉडल तैयार किया और जिससे उन्होंने 12 साल तक गुजरात में प्रयोग किया और वो सफल भी रहे और 2014 के बाद 2019 में भारत की जनता ने इसी नए मॉडल को और भी ज़्यादा मजबूती के साथ अपना लिया। देखिए, 2014 में बीजेपी को
लगभग अगर 282 सीट्स मिली, यानी कि लगभग 31%, 31% वोट मिले। 2019 में बीजेपी को 303 सीट मिली, यानी कि लगभग 38%, लगभग बता रही हूँ मैं, 38% वोट मिले। बीजेपी ने 5 सालों में 21 सीटों की बढ़त हासिल करी। 5 सालों में 6% से ज्यादा वोट बैंक की बढ़ोतरी की। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे मैं इस आंकड़ों की आपसे बात करूंगी। 5 सालों में वोटों को बढ़त मिलती रही, वोटों का बढ़ता यही जखीरा विपक्ष को 2024 में भी बड़ी परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है। और ऐसे में विपक्ष जानता है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की लहर से टकराना है, टक्कर लेनी है, तो जातियों से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के साथ साथ रीजनल के बैटल की भी लड़ाई को जीतना पड़ेगा। इसीलिए दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तक क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ राष्ट्रीय नेता हिंदुत्व के रंग में अब नजर आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष जानता है कि मोदी विजय रथ को रोकने के लिए उन्हीं के मैदान में दो हाथ करने होंगे। इसीलिए राहुल गांधी भी अब जनेऊधारी उनको कहा जाता है। राहुल गांधी त्रिपुंड लगाकर घूमते नजर आते हैं। प्रियंका राहुल मंदिर मंदिर यात्रा करते हैं। अरविंद केजरीवाल को राम मंदिर की याद आने लग जाती है। केजरीवाल अयोध्या की फ्री यात्रा की घोषणा कर देते हैं और मंच पर केजरीवाल हनुमान चालीसा तक पढ़ देते हैं। गुजरात चुनाव में केजरीवाल इसे मुद्दा भी बना देते हैं और अखिलेश यादव के सपने में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और मानस विवाद पर अखिलेश यादव चुप रहते हैं। के चंद्रशेखर राव मंदिरों के लिए मास्टर प्लान बनाते हैं। हनुमान मंदिर के लिए 600 करोड़ जारी कर देते हैं और कोडागट्टू मंदिर के लिए 1000 करोड़ जारी करते हैं। ममता बनर्जी दुर्गा पंडाल घूमती हैं। चुनावी मंच पर ममता दीदी चंडी पाठ भी कर देती हैं। हेमंत सोरेन मंदिर मंदिर घूमते हैं और हिमाचल सरकार शराब पर गौ टैक्स लगा देती है। राजनीति के बड़े से बड़े धुरंधर सभी ये धार्मिक कार्यक्रम, अब उनके जो धार्मिक कार्यक्रम हैं और ये जो बदलते रंग हैं, ये बताते हैं कि आखिर देश में बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक को रिझाने के लिए कैसे राजनीतिक पहचान में बदलाव किया जा रहा है। लेकिन इस पर जनता विश्वास कितना करेगी, ये तो अगले साल होने वाले चुनाव ही तय करेंगे। हमने पॉलिटिकल कॉरिडोर की शुरुआत उसी मंडल बनाम कमंडल की राजनीति रस्साकशी से की थी, जिसने देश को गठबंधन की सरकार का तोहफा एक नहीं 6 बार दिया था। आज उसी मंडल वाली राजनीतिक सोच पर जातीय आधारित वोट बैंक का रणनीति पर कमंडल वाला हिंदुत्व भारी पड़ता दिख रहा है। आज के राजनीतिक सिनेरियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक करने के लिए राष्ट्रवाद की वो सोच विकसित की है जिसने विघटनवादी या राजनीतिक और मतलब तोड़ने वाली जो सोच है उसको केंद्रीय सत्ता की राजनीति से दूर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की मूल भावना सर्वधर्म समभाव की भावना से ही काम करते हैं और जिसमें राष्ट्रवाद की प्रेरणा सबसे ज्यादा नजर आती है। देखिए, कोरोना में थाली बजाकर पीएम मोदी देश को एकजुट करते हैं। हर घर तिरंगा अभियान में तो पूरा देश उनके साथ जुट जाता है और गुलामी की निशानियों को भी मिटाते नजर आते हैं, जिससे हर इंसान को गौरव महसूस होता है। सिखों के लिए करतारपुर कॉरिडोर खुलता है तो वहीं वीर बाल दिवस का जश्न पूरा देश मनाता है। प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम गोरा समुदाय के साथ भी मिलते हैं। 3 तलाक का तोहफा मुस्लिम महिलाओं को देते हैं, उनको हक दिलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पसंदा मुसलमानों का भी फिक्र करते नजर आते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी देश को राष्ट्रवाद के धागे में एक पिरोना चाहते हैं, एक करना चाहते हैं। उस धागे में सभी को पिरोकर सबका साथ सबका विकास की बात लगातार करते आए हैं और वही नज़ारा सामने नजर आता है। उसमें भारत के हर धर्म, हर संप्रदाय, हर पंथ के नागरिक शामिल हैं। सच ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी धार्मिकता को दुनिया के सामने रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो नवरात्रि में व्रत करते हैं, माँ शक्ति के मंदिरों में आराधना भी करते हैं, कुंभ से लेकर माँ गंगा में डुबकी भी लगाते हैं उस धारा में, और महाकाल लोक में भगवान शंकर का जलाभिषेक भी करते नजर आते हैं। केदारनाथ की गुफा में भोले भंडारी का ध्यान लगाते हैं, लेकिन दूसरों की धार्मिक भावना का भी प्रधानमंत्री उसी तरह से
धार्मिक आस्था उस पर रखते हैं, मान सम्मान करते हैं, जिस आस्था से वो हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। इसीलिए भारतीय समाज के साथ साथ विदेशों में भी उनकी एक मजबूत, एक दृढ़ लीडरशिप, फर्म लीडरशिप वाले नेता के रूप में उनको देखा जाता है, माना जाता रहा है। विपक्ष की सेंधमारी अब इसी इमेज को तोड़ने में लगी हुई है, जो कि अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नजर आ रही है, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने हिंदी हार्टलैंड में 2 प्रदर्शन किए। उसका स्ट्राइक रेट अगर देखें तो 90% से ज़्यादा है, और हिंदुत्व का मुद्दा और एजेंडा भी इसी हिंदी हार्टलैंड से निकलता है। अब कैसे, उसको भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। हिंदी हार्टलैंड में 10 से ज़्यादा राज्य हैं। अगर हम गिने तो 10 राज्यों में 225 सीटें हिंदी हार्टलैंड से आती हैं। 2014 में बीजेपी ने 190 सीटें जीती, और 2014 में हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी ने लगभग 46.4% वोट उनको मिले। 2019 में बीजेपी ने 201 सीटें जीती और बीजेपी ने 90% सीटें हासिल की थी। अब आपको बताएं कि हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी की मजबूती को समझा जा सकता है, और ये तय है कि 2024 के रण में भी बीजेपी के लिए हिंदी हार्टलैंड पावर हाउस रहने वाला है। हालांकि वो लगातार तैयारी कर रहे हैं कमजोर जगह भी, और जहां पर वो कमजोर नहीं है हिंदी हार्टलैंड, वहां भी उनकी तैयारी अंडर द कारपेट लगातार चल रही है। लेकिन इसी आंकड़ों में एक आंकड़ा ये भी कहता है कि बीजेपी को 2019 में, बहुत गौर से सुनने वाली बात है कि जहां हम कहते हैं कि हिंदू ज़्यादा वोटर बीजेपी को मिलते हैं, सारे वोट मिलते हैं, लेकिन ये आंकड़ा काफ़ी कुछ बताता है। वो कहता है कि बीजेपी को 2019 के चुनाव में 37% वोट ही मिले थे, यानी बाकी के जो विपक्ष के कुल वोट का 63% वोट हासिल पूरे विपक्ष ने किया था। अब विपक्ष इसे 2 आंकड़ों को लेकर अपनी रणनीति बना रहा है, खासकर कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के अधिवेशन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी का वोट प्रतिशत भले ही बड़ा हो, लेकिन अभी भी हिंदू वोट का एक बड़ा तबका, बड़ा प्रतिशत वो है जो बीजेपी ने नहीं पाया है, उसके पास नहीं गया है। ऐसे में इसी वोट को साधने की जरूरत है। विपक्ष ये रणनीति बना रहा है, यानी इस रणनीति से ये तय हो जाने वाला है कि आने वाले वक्त में मंदिरों से लेकर, जगराताओं से लेकर, नदियों में डुबकी लगाने से लेकर हवन यज्ञ तक कांग्रेसी नेताओं की जो लोग हैं वो इसी दर्शन में दिखते नजर आएंगे। नज़ारे यही नजर आएंगे। अब देखिए, 1947 में धर्म के आधार पर ही देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, और 1952 के चुनाव के साथ ही देश में धर्म को वोट बैंक के तौर पर देखा जाने लगा। अलग अलग धर्म समुदाय, पंथ की अलग अलग पार्टियां बन गईं, और जिनके आधार पर बरसों से वोट डाले जाते रहे हैं। लेकिन आज का भारत धर्म के नाम पर ही, इंडिया फर्स्ट के नाम पर वोट दे रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे रहा है, जिसे ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण हो रहा है जो उस कमंडल की शक्ल में दिख रहा है, जिसमें हर धर्म, हर मजहब, हर संप्रदाय, पंथ के लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रहें साथ में। अगली बार फिर आपसे मिलेंगे और बात करेंगे राजनीति के पर्दे के पीछे होने वाले किस्से कहानियों की, गेम प्लान की, जिसमें कुछ कहानियां भी होंगी, कुछ इतिहास के किस्से भी होंगे, और बहुत सारा तथ्य होगा जो आपको बताएगा देश की राजनीति का रास्ता किन किन मोड़ से होकर सत्ता की शिखर तक पहुंच रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए भारत 24।